हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने लगभग 25 से अधिक क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से याद हो जाएंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, द जनरल केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़। जो सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है CH2O टेकन N, दूसरा ऑप्शन है आपका CH2O टेकन 2N, तीसरा ऑप्शन है आपका CSO टेकन N और चौथा ऑप्शन है आपका CnH2NO। तो साथियों, यहाँ पर कुछ सिमिलर टाइप के जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसका सामान्य जो इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH2O टेकन N। अगर इसको हम आगे डिटेल में लिखें तो हो जाएगा CnH2NON। लेकिन लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है एकदम इससे एग्जैक्ट मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर इसने O के बाद N को नहीं लिखा हुआ है, इंक्लूड नहीं किया है। जहाँ पर आपको मालूम है N क्या है, N है आपका नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन परमाणु की संख्या क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CH2O टेकन N। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड की तरफ मूव करते हैं। साथियों, जो दूसरा क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डो ट्रायोज। इनमें से कौन सा देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की दो कैटेगरीज हैं, एक आप एल्डोज पढ़ते हैं, दूसरे आप कीटोज पढ़ते हैं। तो उनमें से कौन सा एल्डोज है और साथ ही साथ ट्रायोज कैटेगरी का है, मतलब मोनोसैकेराइड का है। मोनोसैकेराइड में एल्डोज और कीटोज दोनों हैं, तो एल्डोज है प्लस ट्रायोज है। तो कौन सा इसमें मोनोसैकेराइड है जो एल्डो ट्रायोज नेचर वाला है। तो साथियों, आपके ऑप्शन है इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बी ऑप्शन है आपका गिल्सल्डिहाइड, सी ऑप्शन है रेबुलोस और डी ऑप्शन है आपका एरिथ्रोस। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो बी है गिल्सल्डिहाइड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। गिल्सल्डिहाइड इसमें जो है एल्डोट्रायोज कार्बोहाइड्रेट्स या एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है जो एल्डोट्रायोज नेचर वाला है। बी ऑप्शन गिल्सल्डिहाइड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। अगर आप इस लेक्चर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, इसको हम डिटेल में भी लेकर आएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे पहचानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इन सब सारे डिटेल्स को हम और साथ साथ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उन सारी बेसिक्स चीज़ों को हम कवर करेंगे लेक्चर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज। इनमें से सुक्रोज का कौन सा जो है आणविक सूत्र है। तो साथियों, मुझे तो लगता है कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और अधिकांश व्यूअर्स को इसके बारे में पता होगा। तो जितने भी आपके डाईसैकेराइड्स होते हैं, जितने भी आपकी जिनमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, उस प्रकार की शर्कराएँ होती हैं, उनका कॉमन सा फार्मूला होता है C12H22O11। इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है, C12H22O11। देखिए, काफ़ी मिलते जुलते इसमें ऑप्शन है। जैसे डी वाला, देखिए डी वाला आपका है क्या, C12H20O11। तो बहुत सारे व्यूअर्स इसको भी सही मान सकते हैं, लेकिन गलत है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, C12H22O11। जितने भी आपके डाईसैकेराइड हैं उनका अधिकांशता जो है, सबका सूत्र जो है यही आपको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए जो सुक्रोज है, सुक्रोज कौन से दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन माल्टोज इज। तो साथियों, जो माल्टोज है वो भी एक प्रकार का डाईसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है और इसमें जो है दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरीज़ के बारे में, तो तीन कैटेगरीज़ हैं, सबको पता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की, उसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की, उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, इनमें मोनोसैकेराइड के कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के जुड़े होते हैं या बने होते हैं। कई सारे मोनोसैकेराइड्स के अणु मिल करके ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे जब लेक्चर को हम डिटेल में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माल्टोज की। तो माल्टोज भी एक प्रकार का डाईसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आता है। तो ये जो माल्टोज है, माल्टोज ग्लूकोज के दो अणुओं के आपस में मिलने से बनता है। तो कह रहा है कि जो ग्लूकोज के दो अणु आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड काम करता है, कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध होता है माल्टोज में। तो साथियों, वो है आपका ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका β12 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पेज पे। तीसरा ऑप्शन है α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और आपका चौथा ऑप्शन है आपका β12 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो साथियों, इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। α14 ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।
ग्लूकोज के दो अणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है वो अल्फा होता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th, ए कीटो पेंटोज विल हैव स्टीरियो आइसोमर्स। जो एक कीटो पेंटोज होता है उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं? तो साथियों ऑप्शन है इसमें कि इसमें 4 पाए जाते हैं, इसमें 6 पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। तो जिन व्यूअर्स को पता है कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन्हें हम किस रूप में समझ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो स्टीरियो आइसोमर्स या जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनमें स्टीरियो आइसोमर्स का क्या क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं? तो एक जो कीटो पेंटोज होता है, मतलब कीटोज कैटेगरी का जो पेंटोज जिसमें 5 कार्बन है, उस प्रकार का जो मॉलिक्यूल है, जो मोनोसैकेराइड है, उसमें आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या कितनी होती है? तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला आपका 4। तो ये डिपेंड करता है एक फार्मूले पर। तो फार्मूला है पर 2 की पावर n, और n जो है आपका यहाँ पर है, n जो है आपका एसिमेट्रिक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स में, किसी भी शुगर में कितने जो है अनसैचुरेटेड कार्बन हैं, उसकी बेस पर जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे कीटो पेंटोज की, तो कीटो पेंटोज में जो है आपका n इक्वल आपका 2 होता है। तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 2 की पावर 2, और हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इज इक्वल 4। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कीटो पेंटोज में जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 4। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गी इज। तो जो हरे शैवाल होते हैं उनमें जो संचित खाद्य पदार्थ होता है वो किस रूप में होता है? तो साथियों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि लेमिनेरिन के रूप में होता है, बी ऑप्शन है आपके क्राइसोलेमिनेरिन के रूप में होता है, सी ऑप्शन आपका फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में होता है, या डी ऑप्शन आपका स्टार्च के रूप में होता है। तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम कवर कर लेते हैं। पहले लेमिनेरिन की बात करें तो लेमिनेरिन जो होता है, ये जो ब्राउन एल्गी होते हैं जिन्हें भूरे शैवाल कहते हैं, उनमें जो है खाद्य पदार्थ के रूप में, उनमें रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ब्राउन एल्गी में जो भूरे शैवाल होते हैं, ब्राउन एल्गी में जो है जो भूरे शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल में लेमिनेरिन जो होता है खाद्य पदार्थ फूड मटेरियल, वो रिजर्व फूड की तरह काम करता है। क्राइसोलेमिनेरिन की बात करें तो जो डाइटम्स होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें। डाइटम्स हमें लगता है कि राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, पर आपको हमारी आवाज़ तो समझ में आ रही है। डाइटम्स की बात करें तो जो डाइटम्स होते हैं उनमें क्राइसोलेमिनेरिन नामक जो है रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। अब हम बात करें फ्लोरिडिन स्टार्च की, तो फ्लोरिडिन स्टार्च जो है आपका, ये जो है आपका जो रेड एल्गी होते हैं, जो लाल शैवाल होते हैं, रेड एल्गी या लाल शैवाल की बात करें तो रेड एल्गी में जो है आपका फ्लोरिडिन स्टार्च पाया जाता है। अब बात करें डी ऑप्शन की स्टार्च की, तो स्टार्च जो आपने क्वेश्चंस पूछा गया है कि ग्रीन एल्गी में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टार्च जो है आपका हरे शैवालों में खाद्य पदार्थ रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है। साथ साथ पौधों की बात कर ले, अगर प्लांट्स की बात कर ले कि प्लांट्स यानी पौधों में जो कॉमन प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, पौधों में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में कौन सा पदार्थ काम करता है, तो साथियों ऑप्शन आपका वही सही हो जाएगा, स्टार्च ही सही होगा। तो हरे शैवाल की बात किया है तो हरे शैवाल में भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा स्टार्च, और अगर पौधों की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तब भी वहाँ पर स्टार्च ही आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 की तरफ मूव करते हैं। द ओनली कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ नॉट हैविंग एनी चायरल कार्बन एटम इज। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें जो है कोई भी आपका चायरल कार्बन एटम्स नहीं पाया जाता है। तो चायरल कार्बन एटम क्या है, जिसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन भी कह सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड कार्बन किसे कहते हैं साथियों? तो अनसैचुरेटेड कार्बन उस ऐसे कार्बन्स को कहते हैं जब हम बात करते हैं कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन में जब जो उनके बॉन्ड्स होते हैं जिसको सेटिस्फाई करता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करने के लिए जो चारों उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, जो उसको उसके वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए जो उसके साथ जुड़े होते हैं, अन्य जो परमाणु जुड़े होते हैं, तो वो परमाणु अगर अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो कार्बन की संयोजकता को बैलेंस करने के लिए जो उसके साथ जुड़े हुए परमाणु हैं, अगर वो अलग अलग नेचर वाले हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो इस प्रकार के हम कार्बन को कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन साथियों। और या इसे हम चैरल कार्बन भी कह सकते हैं, इसे हम चैरल कार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जो ऑप्शंस में दिए गए हैं जिनमें एक भी चैरल कार्बन नहीं है, जिनमें एक भी अनसैचुरेटेड टाइप का कार्बन नहीं पाया जाता है। तो साथियों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आपका गिल्सरडिहाइड, डी ऑप्शन है आपका एरिथ्रोस है, और सी ऑप्शन है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और डी ऑप्शन है आपका एरिथ्रोलोज। तो इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें एक भी चैरल कार्बन्स नहीं है, चैरल कार्बन एटम्स नहीं है, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स नहीं पाया जाता है।
तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है को छोड़ करके अन्य जो आपका चाहे ग्लिसरॉल्डिहाइड हो, चाहे एरिथ्रोज हो, चाहे एरिथ्रोलोज हो, इनमें कम से कम एक जो है आपका चेरल कार्बन पाया जाता है। चाहे ए ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन की बात करें या डी ऑप्शन की बात करें, इन सभी में कम से कम एक चेरल कार्बन्स पाया जाता है, कम से कम एक जो है आपका अनसैचुरेटेड कार्बन पाया जाता है। लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसमें एक भी चेरल कार्बन्स नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो सबसे अलग है उसको आप वो सिलेक्ट कीजिए। तो साथियों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। एरेबिनोज क्या है? पहला ऑप्शन है एरेबिनोज, दूसरा ऑप्शन है जाइलोज, तीसरा ऑप्शन है लाइजोज और चौथा ऑप्शन है एरिथ्रोज। तो इन 4 ऑप्शंस में कौन सबसे अलग है? तो साथियों इसमें जो एरिथ्रोज है ये सबसे अलग है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑप्शन नंबर ए एरेबिनोज, बी ऑप्शन जाइलोज और सी ऑप्शन लाइजोज, ये तीनों किस नेचर वाले हैं, इनका क्या फीचर्स है, इनकी तुलना में एरिथ्रोज कैसे अलग है। ऑप्शन आपका डी सही है। बाकी हमने ये क्वेश्चंस आपको दे दिया है, आप इसको डिस्कस करके हमें बताइए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ए पेंटोज शुगर रिपोर्टेड टू बी प्रेजेंट इन हार्ट सेल्स। जो एक पेंटोज शुगर होती है उसे हार्ट सेल्स में उसकी प्रेजेंट मतलब एक पेंटोज शुगर को रिपोर्ट किया जाता है कि एक पेंटोज शुगर जो है आपका हार्ट सेल्स में प्रेजेंट हो सकती है। तो कौन सी पेंटोज शुगर है जो हार्ट सेल्स में प्रेजेंट हो सकती है? तो साथियों आपके ऑप्शन है जाइलोज है, एरेबिनोज है और आपका लाइजोज है या लाइजोलोज। कौन सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन सी ऐसी शुगर है जो हार्ट सेल्स में प्रेजेंट हो सकती है, जिसको हार्ट सेल्स में प्रेजेंट होने की रिपोर्ट्स मालूम हुई है या पता चले हैं? तो साथियों उसमें आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है लाइजोज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लाइजोज जो है इस पेंटोज शुगर को रिपोर्ट किया गया है हार्ट सेल्स में प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट को रिपोर्ट किया गया है हार्ट सेल्स में। तो लाइजोज आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इपीमेरिक पेयर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इपीमेरिक पेयर, इनमें कौन सा इपीमेरिक पेयर है? ऑप्शन है आपका डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, बी ऑप्शन है आपका डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, सी ऑप्शन है डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज और डी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और जो बी हैं आपका डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज और आपका डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ये इपीमेरिक पेयर को बनाते हैं। डी ग्लूकोज एंड मैनोज और आपका डी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये इपीमेरिक पेयर को बनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इनके बीच में इपीमेरिक पेयर देखने को मिलता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 11 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा का सिलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई एक है जो अन्य तीनों से डिफरेंट है। तो अन्य तीनों से कैसे डिफरेंट है? तो आपके ऑप्शन हैं जाइलोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड और रेवुलोज। तो साथ में जो इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड अन्य सभी जो है जो आपकी शुगर इसमें दी गई हैं उन सबसे अलग है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट विथ सेवेन-हॉफ टेस्ट। तो सेवेन-हॉफ जो टेस्ट करते हैं उसमें कौन सी ऐसी शर्करा है जो पॉजिटिव रिजल्ट देती है, जो सकारात्मक परिणाम देती है? तो साथियों आपका ऑप्शन ए ही सही है। सुक्रोज ही आपकी ऐसी शर्करा है। सुक्रोज और फ्रैक्टोज को माना जाता है। सुक्रोज और फ्रैक्टोज ऐसी शर्कराएँ होती हैं जो सेवेन-हॉफ टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोटेट्रोज। इनमें से कौन सी शर्करा है जो कीटोटेट्रोज है? कीटोटेट्रोज नेचर वाली कौन सी? कीटोज और प्लस टेट्रोज। तो टेट्रोज क्या है? तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इस टाइप से मोनोसैकेराइड्स के कई सारे कैटेगरीज हैं, कई सारी इसकी श्रेणियाँ हैं। तो टेट्रोज मतलब इसमें कार्बन की संख्या 4 होगी, तो साथ ही साथ वो कीटोज ग्रुप वाला होगा। तो इसमें कौन कीटो और प्लस टेट्रोज है? आपके ऑप्शन है एरिथ्रोलोज है या जाइलोज है, सोरबोज है या साइसोज है। तो साथियों उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका एरिथ्रोलोज इसमें आपका सही ऑप्शन है। एरिथ्रोलोज जो है इसमें अन्य सभी से डिफरेंट है। बाकी अन्य जो है आपका जाइलोज है, सोरबोज है, आपका साइवोज है, ये आपका शायद एल्डोहेक्सोज है और ये आपका कीटोटेट्रोज है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन आइसोमाल्टोज इज। माल्टोज और आइसोमाल्टोज दो अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग जो 2 टर्म हैं, माल्टोज अलग होता है और
आइसोमाल्टोज अलग होता है, दोनों में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी अलग अलग होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है आइसोमाल्टोज के बारे में पूछा है, तो आइसोमाल्टोज जो होता है उसमें जो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका अल्फा 14, बी ऑप्शन है आपका बीटा 14, सी ऑप्शन है अल्फा 16 या डी ऑप्शन है अल्फा बीटा 16। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है कि आइसोमाल्टोज में जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो साथियों जैसे आपको पता है, शायद हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो माल्टोज होता है उसमें अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो अल्फा 14 तो ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है, ये तो आपका करेक्ट नहीं ऑप्शन हो सकता है। और बीटा वाला चूँकि माल्टोज है, माल्टोज में अल्फ़ा है तो इसमें बीटा हो नहीं सकता, अल्फ़ा वो भी होगा तो आपका ऑप्शन सी वाला सही हो सकता है कि अल्फ़ा 16 इसमें होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा 16 जो है आपका आइसोमाल्टोज में अल्फ़ा 16, आइसोमाल्टोज जो होता है इसमें जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फ़ा 16 होता है, और जो माल्टोज होता है उसमें जो है आपका अल्फ़ा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। चले आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फ़ा लैक्टोन्स, इनमें कौन जो है आपका अल्फ़ा लैक्टोन्स है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, विटामिन सी जो है आपका अल्फ़ा लैक्टोन्स का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। ए स्वीटनर यूज्ड, एक जो स्वीटनर होता है मतलब जो मीठा उत्पन्न करने वाला जो होता है, यूज्ड इन शुगरलेस गम्स एंड कैंडीज़। शुगरलेस जो गम्स होती हैं मतलब जिन्हें आप च्युइंगम्स कह सकते हैं, और कैंडीज़ जो होती हैं, तो च्युइंगम्स और कैंडीज़ में जो शुगरलेस होती हैं तो एक स्वीटनर के रूप में कौन यूज़ किया जाता है। तो साथियों ऑप्शन है आपका रिबिटोल, बी ऑप्शन है आपका जाइलिटोल, सी ऑप्शन है इनोसिटोल या आपका डी ऑप्शन है मैनिटोल। तो कौन है इसमें जो एक स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जाइलिटोल आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। जाइलिटोल को हम एक स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि शुगरलेस गम्स या कैंडीज़ बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जाइलिटोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेलोबायोस। सेलोबायोस क्या है। तो सेलोबायोस और माल्टोस इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेलोबायोस और माल्टोस दोनों के दोनों जो है आपका ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें कौन सा भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है। तो अभी हमने जो पढ़ा था माल्टोस के बारे में और साथ साथ आइसोमाल्टोस के बारे में। तो आइसोमाल्टोस में हमने बताया अल्फ़ा 16, माल्टोस में हमने बताया अल्फ़ा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो अब ये बात कर रहा है कि सेलोबायोस में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो साथ ही उसमें अल्फ़ा नहीं होगा तो बीटा ही होना चाहिए। तो बीटा का कौन सा है, तो बीटा का 14 है कि बीटा का 16 है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो अल्फ़ा 14, बीटा 14, सी ऑप्शन अल्फ़ा 16, डी ऑप्शन है आपका बीटा 16। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है कि सेलोबायोस में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक जो बंध होता है वो आपका बीटा 14 होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो अन्य सभी से जो है अलग है, डिफरेंट है। तो साथ ही उसमें से भिन्न वाले को छांटना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है। तो साथ ही उसमें ऑप्शन दिया गया है डिऑक्सीराइबोस, बी ऑप्शन है आपका रैमनोस, सी ऑप्शन है फ्यूकोस और डी ऑप्शन है एल्ड्रोस। तो इनमें कौन सा एक है जो अन्य सभी से भिन्न है। तो साथ ही उसमें जो आपका एल्ट्रोज है, एल्ट्रोज अन्य सभी से भिन्न है। एल्ट्रोज इसमें एल्डोहेक्सोज शुगर है, बाकी अन्य जो सभी हैं ये एल्डोहेक्सोज शुगर नहीं है। तो एल्डोहेक्सोज शुगर है आपका एल्ट्रोज, बाकी अन्य सभी आपकी जो है डिऑक्सीराइबोस। तो डिऑक्सीराइबोस क्या है, डिऑक्सीराइबोस आपका पेंटोज शुगर है। रैमनोज और फ्यूकोस तो ये भी पेंटोज हैं, तो अन्य सभी पेंटोज हैं, बाकी ये आपका एल्डोहेक्सोज है। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लेक्टिन्स आर। लेक्टिन्स क्या हैं। तो साथियों लेक्टिन्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो प्रोटीन को बाइंड किए होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लेक्टिन्स आर। तो लेक्टिन्स शुगर स्पेसिफिक टू प्रोटीन, प्रोटीन स्पेसिफिक टू शुगर एंड एंजाइम्स स्पेसिफिक टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड डी ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स स्पेसिफिक टू एंजाइम्स। तो इसमें पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा कॉमन लग रहे हैं कि शुगर स्पेसिफिक टू प्रोटीन्स, कि प्रोटीन हैं जो शुगर स्पेसिफिक होते हैं, नहीं प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन स्पेसिफिक टू शुगर होते हैं। प्रोटीन स्पेसिफिक टू शुगर होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होना चाहिए। ये शुगर हैं जो प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लेक्टिन्स जो है एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो
प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं, जो प्रोटीन बाइंड किए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटो ट्रायोज, इनमें से कौन सा कीटो ट्रायोज है। साथियों मुझे लगता है कि ये जो है फिर से एक बार रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन। कीटो ट्रायोज में आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये शायद तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था जो शुरू में, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इनमें से कौन कीटोस प्लस ट्रायोज कैटेगरी का मोनोसैकेराइड है। तो साथियों वो है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। माल्टोज इज ए डाईसैकेराइड ऑफ, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। माल्टोज एक प्रकार का डाईसैकेराइड है जो बना होता है, किससे बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। तो साथियों ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से क्या बनता है, लैक्टोज बनता है, सबको पता है। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से, एंड ग्लूकोज एंड लैक्टोज से, या फिर आपका ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज एंड लैक्टोज से। तो साथियों इसमें जो आपका ऑप्शन आपका बी है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो माल्टोज होता है इसमें ग्लूकोज एंड ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जुड़ करके ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बनाते हैं। माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ठीक है, माल्टोज की बात करें, आइसोमाल्टोज की बात करें, या फिर सेलोबायोज की बात करें, इन सभी में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स मिल करके इसको बनाते हैं। तो सेलोबायोज और माल्टोज दोनों जो है आपके डाईसैकेराइड हैं। यहाँ हमने माल्टोज की बात की है, तो माल्टोज में ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। आगे बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सुक्रोज इज। सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो साथियों जो सुक्रोज होता है उसमें अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सुक्रोज में, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, तो साथियों सुक्रोज में आपका फ्रैक्टोज और ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलकर के सुक्रोज को बनाते हैं, उसमें अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर ए कीटोज शुगर टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो कीटोज शुगर होते हैं उनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कम से कम कितने कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता होती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 5 कार्बन की आवश्यकता होगी। बिना 5, कम से कम 5 कार्बन से कम अगर जब संख्या रहेगी तब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5 कार्बन होने चाहिए। एन एल्डोहेक्सोज विल हैव स्टीरियो आइसोमर्स। जो एल्डोहेक्सोज होता है उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो इसका फार्मूला हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, 2 की पावर n जो है इसका फार्मूला है। तो हम देखेंगे कि इसमें चैरल कार्बन कितने हैं, चैरल कार्बन्स की संख्या के आधार पर हैं। तो इसमें चैरल कार्बन्स की संख्या होती है साथियों 4 होती है, तो n के स्थान पे हम 4 रख देंगे। तो अगर हम 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, तो साथियों आपको पता है क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, 2 दूनी 4, 2 8 और 16 होना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16। तो स्टीरियो आइसोमर्स इसमें 16 पाए जाएंगे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर ए मोनोसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड होता है इसमें कम से कम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम कितने कार्बन परमाणु मिलकर के मोनोसैकेराइड बनाते हैं। तो साथियों कहीं कहीं पर 2 मेंशन है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कम से कम 3 कार्बन परमाणुओं का होना जरूरी है मोनोसैकेराइड में। तो मोनोसैकेराइड की शुरुआत होती है ट्रायोज से, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। तो ट्रायोज से शुरुआत होती है, तो कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम 3 मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करते हैं, किसके बीच में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो साथियों उसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, β14 ग्लाइकोसिडिक। तो बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने पढ़ लिए, सुक्रोज की हमने पढ़े, तो सुक्रोज में पाया जाता है साथियों कौन सा सुक्रोज में होता है, आपको याद है अभी हमने जस्ट पढ़ा था सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज में पाया जाता है कौन सा, और आइसोमाल्टोज में कौन सा होता है, माल्टोज में कौन सा होता है, सेलोबायोज में कौन सा पाया जाता है। तो इन सारे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हमने पढ़ लिया। तो फिर से एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। सुक्रोज में होता है अल्फा 1,2, माल्टोज में होता है आपका अल्फा 1,4, और आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6, और जो सेलोबायोज होता है उसमें β14 होता है। तो सेलोबायोज में β14, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, लैक्टोज की बात कर रहे हैं। तो सेलोबायोज और लैक्टोज दोनों में आपका सेम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं आसानी से, सेलोबायोज और लैक्टोज दोनों में आपका सेम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस लेक्चर का, और क्वेश्चन नंबर 27 को हम डिस्कस करते हैं। द मोस्ट एबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जैविक अणु है, तो कौन है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, या प्रोटीन है, या लिपिड है, या कार्बोहाइड्रेट्स है। तो साथियों कार्बोहाइड्रेट्स आपका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल्स है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, पौधों के द्वारा जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जाती है तो उसके थ्रू जो है बड़ी मात्रा में जो है
कार्बोहाइड्रेट्स का ही निर्माण किया जाता है ग्लूकोज के रूप में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट 27th कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से याद भी हो गए होंगे, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन रहा तो अगर आप इसको 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे तो हो सकता है कि बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल हम जो नेक्स्ट अगला वीडियो ले आएंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसके बाद पार्ट 3 भी लेके आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद 3 पार्ट में हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर लेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन है, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम इसका डिटेल स्टडी भी चाहते हैं तो हम इसको डिटेल में भी कवर कराएंगे। तो साथियों बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।